हमारी वैट की लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम कुछ डिफॉल्ट इंटरेस्ट और कुछ पेनल्टीज की बात करेंगे, साथ साथ कुछ ओवरसीज एक्सपेक्ट्स यानी यूरोपियन यूनियन वगैरह की बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिफॉल्ट सरचार्ज की। हमने इस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल में पढ़ा है, सीखा है कि अगर लेट हो जाती है पेमेंट तो हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर हम ओवर पेमेंट कर दें और गवर्नमेंट ज्यादा टाइम उसको अपने पास रखे तो गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देती है। रेट्स वही है 2.75 और जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डिफॉल्ट इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? वेट रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं हुआ या पेमेंट लेट हुई, यानी 1 मंथ 7 डेज। नॉर्मल रूल क्या है? 1 मंथ 7 डेज। क्वार्टर एंड हुआ, उसके 1 मंथ 7 डेज में आपको वेट रिटर्न जमा करवाना है, ये है नॉर्मल डेट। और दूसरा, स्कीम्स की अपने अपने रूल्स हैं। अब वो नॉर्मल हो या स्कीम वाला हो, अगर रिटर्न जमा हो लेट हुआ या पेमेंट लेट हुई या दोनों लेट हुए, हर सूरत में आपको डिफॉल्ट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट के साथ साथ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। इंटरेस्ट एक अलग चीज है, एक पेनल्टी अलग चीज है। अब पेनल्टी कब देंगे? पेनल्टी के लिए क्या रूल है उसको देखेंगे। नोटिस आएगा सरचार्ज पीरियड का, उसमें डेट होंगी, 12 मंथ्स की उसकी एनिवर्सरी बनेगी, यानी हम एक ईयर बनाएंगे और उसके हिसाब से सरचार्ज को कैलकुलेट करेंगे। सरचार्ज पीरियड हर दफा रिन्यू हो जाता है। ये जनरल थ्योरी बता रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन से कराऊंगा ना तो आपको ये ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, सरचार्ज पीरियड 12 मंथ्स का होता है, बस इतना याद रखना। आप अगर लेट होते हो, सही है, लेट होते हो तो आपको इंटरेस्ट देना है, प्लस आपको सरचार्ज भी देना है। सरचार्ज कब देना है? जब आप वैट लेट पे करते हो। इंटरेस्ट अपनी जगह बाकी रहेगा, सरचार्ज भी आपको देना होगा। अब सरचार्ज 12 मंथ्स के पीरियड की बेस पे कैलकुलेट होता है। अब ये 12 मंथ्स का पीरियड रिन्यूएबल है। कैसे है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अगर ये आप पहली मर्तबा उस 12 मंथ्स के पीरियड में लेट हुए हैं, अब आपको पता है नॉर्मली साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 मर्तबा वेट की पेमेंट करनी होती है अगर स्कीम में नहीं है तो पहली बार लेट हुए हो तो 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग वेट देना पड़ेगा। दूसरी बार लेट हुए हो तो 5%, तीसरी बार तो 10 और चौथी बार लेट है तो 15% आपको सरचार्ज पेनल्टी देनी पड़ेगी। इट्स ये एक्स्ट्रा है, इंटरेस्ट तो अपनी जगह पे रहेगा। अब 2% और 5% वाली पहली और दूसरी मर्तबा अगर हो रहा है तो फिर उसका आंसर देखना पड़ेगा। अगर उसका आंसर 400 से कम आए तो फिर गवर्नमेंट वो सरचार्ज हमसे नहीं लेती, गवर्नमेंट हमसे माफ कर देती है। फर्स्ट सरचार्ज यानी पहली बार लेट हुआ है या दूसरी बार लेट हुआ है और 2% या 5% आप लगाते हो आउटस्टैंडिंग वेट के ऊपर और उसका आंसर 400 पाउंड से कम आता है तो क्या होगा, आपको पेमेंट नहीं करनी होगी। तीसरी और चौथी यानी 10% या 15% का केस है तो फिर आपको कम अज कम 30 पाउंड तो देना है, हायर ऑफ देना है। हायर ऑफ व्हाट? 10% लगा के जो आंसर आए और 30 पाउंड, इन दोनों में जो हायर है वो आपको देना है। चौथी मर्तबा अगर आपने ये हरकत की है तो 15% लगा के जो आंसर आए उसको 30 पाउंड से कंपेयर करेंगे, विच विल बी द हायर साइड, विच विल बी हायर ऑफ, वो आपको पे करना पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ में माफी नहीं है, यू हैव टू पे मिनिमम 30 और जो एक्चुअल अमाउंट आती है वो दोनों में से हायर। फर्स्ट और सेकंड में 400 से कम अगर आंसर आता है तो माफ हो जाता है। अब ये पीरियड किस तरह से डिटरमिन होता है ये हम क्वेश्चन से देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। अब मोल लिमिटेड के कॉन्सिक्वेंसेस आपको इसमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मोल लिमिटेड रिटर्न जमा करवाती है 30 जून 2020। ठीक है, पहला ये क्वार्टर है। ठीक है, और अमाउंट थी 14,500।
ये इसने 16 अगस्त तक पे नहीं की। फिर वैट रिटर्न दूसरा 30 सितंबर वाला है, वो भी लेट है, 36,200 उसकी अमाउंट है, और वो भी उसने पे नहीं की। अब हम पहले की बात करते हैं। जब आपका पहला क्वार्टर एंड आया, ये बड़ा ध्यान से समझना है, इसमें हम 12 मंथ्स का जो पीरियड बनता है ना वो सीखेंगे, सरचार्ज पीरियड। सबसे पहले क्या सीखेंगे? सरचार्ज पीरियड। हर लेट पे एक सरचार्ज पीरियड क्रिएट होगा जो कि 12 मंथ्स का होगा। हर लेट होने पे सरचार्ज पीरियड क्रिएट होगा जो 12 मंथ्स का होगा। और वो कहाँ 12 मंथ्स कैसे आएंगे? तो जो आपका क्वार्टर एंड है ना, क्वार्टर एंड जिसमें आप क्या हुए हैं, जिसमें आप हुए हैं लेट, वो है इस केस में 30 जून 2020। इससे आप बनाएंगे सरचार्ज पीरियड, यानी इसमें आप ऐड कर देंगे 12 मंथ्स। तो 30 जून 2020 से ये हो जाएगा 30 जून 2021 तक। ये आपका बन गया सरचार्ज पीरियड। अब जरा ध्यान से देखना, इस पीरियड में ये आपका बना है क्या? सरचार्ज पीरियड। अब कैलकुलेशन होगी, चेक होगा। 30 जून वाला रिटर्न लेट हुआ और पेमेंट इसकी जो थी वो आपने 16 अगस्त तक की है। कितना आप लेट हो गए? 30 जून था ना, 30 जून में मेरा क्वार्टर एंड हुआ है, मेरे पास टाइम है 1 महीना 7 दिन, यानी जुलाई का पूरा महीना छोड़ दो, अगस्त 7 तक मुझे वैट पे कर देना चाहिए था और रिटर्न जमा करवा देना चाहिए था। लेकिन इस बंदे ने 7 अगस्त को ये क्लोज नहीं किया, इसने 16 अगस्त को ये क्लोज किया। तो इस केस में ये कहलाएगा कि इसने फर्स्ट डिफॉल्ट कर दिया, पहला इसका डिफॉल्ट हो गया। इस सरचार्ज पीरियड के अंदर इसका ये पहला डिफॉल्ट हो गया। गवर्नमेंट इसको इशू करेगी सरचार्ज लायबिलिटी नोटिस। जब भी डिफॉल्ट होगा गवर्नमेंट क्या इशू करती है? सरचार्ज लायबिलिटी नोटिस इशू कर देती है। बात समझ आई? पहला डिफॉल्ट हुआ, गवर्नमेंट ने सरचार्ज लायबिलिटी नोटिस इशू कर दिया। अब आपका ये जहन में आ रहा होगा कि भाई ये पहला है तो इसका फाइन बाइट भी कैलकुलेट होगा। पहली गलती का जो फाइन था वो कितना था? 2% था। ये आपका जहन कह रहा होगा, तो हम इसको देखते हैं। अब आप देखें, ये जो पहला अमाउंट है ये है 14,500। 14,500 पे अगर हम 2% लगाते हैं तो क्या आंसर 400 आता है या 400 से कम आता है? हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, 2% लगाते हैं तो आंसर आता है 290, यानी जो मेरा वेट आउटस्टैंडिंग है वो है 14,500, उसका 2% आता है मेरे पास 290। रूल क्या है कि पहली जब सरचार्ज क्रिएट होता है 2% वाला या सेकंड 5% वाला, तो आंसर अगर 400 से लेस हो तो हमें देना नहीं होता। तो फर्स्ट डिफॉल्ट जरूर हुआ है, लेकिन सरचार्ज लायबिलिटी नोटिस पे ये कहानी रुक जाएगी, कोई भी हमें फाइन नहीं देना होगा। ये हो गया पहला सिनेरियो, पहला क्वार्टर। अब आएगा दूसरा क्वार्टर। इसके बाद जो अगला क्वार्टर है वो भी लेट है, कंसेक्यूटिव लेट। तो वो क्वार्टर की एंडिंग डेट है सितंबर 20। तो हमारे पास जो सरचार्ज पीरियड हो जाएगा वो एक्सटेंड होके सितंबर 21 तक आ जाएगा, 12 मंथ बढ़ा देते हैं। अब ये फर्स्ट लेट है कि सेकंड लेट है? आपने ये देखना है कि ये फर्स्ट डिफॉल्ट है कि ये सेकंड डिफॉल्ट है।
इस केस में देखें फीस ज्यादा अंडरस्टैंड होगी, तो मैंने 2% लगाया था, तो आंसर 290 आया था, विच इज बिलो 400, सो नो सरचार्ज पेमेंट। ठीक हो गया। इस केस में ये कौन सा डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट 1 है, फर्स्ट है, सेकंड है, क्या है? अब ये चीज अगर आपको समझ आ गई ना, तो आप समझ लें आपको ये टॉपिक पूरा आ गया सरचार्ज डिफॉल्ट वाला। आपको वैसे ये लगेगा कि सर ये दूसरा है, क्यों दूसरा है? आप लोगों को ये लग रहा होगा ये पहला और ये दूसरा, ऐसा ही लग रहा है, तो ये गलत है, ऐसा लगना नहीं चाहिए। आपको ये पीरियड देखना है, ये पीरियड देखा आपने, इस पीरियड में, इस पीरियड में ये जो आपने लेट किया है, ये वाला, ये डेट ये आई है इसमें, यानी एक ही लेट है। ये वाला जो आपने लेट किया था ये आ रहा था इसमें, यानी इस सरचार्ज पीरियड में एक ही लेट कमिंग थी और इस सरचार्ज पीरियड में भी एक ही लेट कमर है, तो ये कौन सा सरचार्ज हुआ? ये भी फर्स्ट डिफॉल्ट हुआ। ये भी कौन सा डिफॉल्ट हुआ? फर्स्ट डिफॉल्ट हुआ। इसको दोबारा समझिएगा, जब हम स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट का मतलब ये है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्टार्ट है, येलो में हाईलाइट हो रहा है अभी। ये जो सबसे पहले क्वेश्चन का पहला क्वार्टर एंड आया, हमने देखा उसमें लेट था, तो जो क्वार्टर एंड की डेट थी उसको हमने आगे एक साल बढ़ा के सरचार्ज पीरियड बनाया, और जिस दिन हमने लेट टैक्स पे किया था वो उसमें देखी, तो वो एक ही लेट इस पीरियड में आ रही थी। ठीक है, पहली ही लेट इस पीरियड में आ रही थी, क्योंकि अभी तो हम 30 जून 2020 पे खड़े हैं, तो वो फर्स्ट थी, तो फर्स्ट सरचार्ज 2% कैलकुलेट हो गया। सेकेंड पीरियड आपने बनाया सितंबर, आपका क्वार्टर एंड था, तो सितंबर 20 से सितंबर 21 तक चला गया। अब अगस्त, 16 अगस्त इस पीरियड में नहीं आती, 9 नवंबर इसमें आती है। अब 9 नवंबर इसमें एक ही आती है, तो ये भी फर्स्ट डिफॉल्ट हो गया, फर्स्ट डिफॉल्ट हो गया। और इस केस में जो अब ये दूसरा क्वार्टर है, लायबिलिटी नोटिस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल में आपको लायबिलिटी पे करनी होगी। कैसे? ये फर्स्ट है तो 2% लगेगा, और इसका आंसर आ रहा है 524। 524 जो है वो क्या है? सरचार्ज पेनल्टी, ये आपको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि आंसर 400 से ज्यादा है। 400 से अगर ज्यादा आंसर हो पहली या दूसरी गलती में, तो यू हैव टू पे द सरचार्ज। तो ये हमारे पास सरचार्ज का छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट है वैट रिटर्न में गलती हो जाए। वैट जो है वो सेल्फ असेस टैक्स है। ट्रेडर अपनी लायबिलिटी खुद कैलकुलेट करता है और उसकी लायबिलिटी आती है या रिफंडेबल आता है। दोनों केस में ये बंदा अपना खुद काम करता है। ठीक है, दोनों केस में ट्रेडर खुद काम करता है, तो अब इसमें गलतियां हो सकती हैं। HMRC इसको कंट्रोल करता है। अब जब बंदा अपना वैट खुद कैलकुलेट करता है, लायबिलिटी या रिसीवेबल, तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो उस गलती को एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो HMRC कंट्रोल विजिट करता है, वैट रिटर्न को चेक करता है। HMRC के पास पावर है कि वो बिजनेस प्रीमिसेस में आ जाए, वो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर ले, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, हर चीज को वो रिकॉर्ड्स को, मैनुअल कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड को वो देख सकता है। अब गलती हो गई, गलती हो गई, और वो गलती पकड़ी HMRC ने, यानी वो इंस्पेक्शन के लिए आए और उन्होंने इस गलती को पकड़ लिया, तो आपके साथ क्या करेंगे? वो छोड़ेंगे? माफ करेंगे? गलती आपने की है लेकिन पकड़ा HMRC ने है, आपने अपनी गलती खुद रियलाइज नहीं की, HMRC आया, चेक किया और उसने गलती पकड़ ली, तो वो क्या करेगा? इशू करेगा वो असेसमेंट
4 साल की ऑफ रेलिवेंट वेट पीरियड। मतलब ये होता है कि वो आया तो एक क्वार्टर की चीजों को चेक करने था, लेकिन जैसे ही उसको एक गलती मिल गई, एरर्स मिल गए, फ्रॉड नहीं एरर्स मिल गए, तो उसने जो चेकिंग का क्राइटेरिया है उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया। चार साल उसने इसका क्राइटेरिया कर दिया, और उस 4 साल की चेकिंग के अंदर अगर उसको और कोई प्रॉब्लम मिल जाए तो वो उस क्राइटेरिया को 20 ईयर्स तक भी बढ़ा सकता है। जब उसको ऐसा लगे कि ये गलतियां जानबूझ के कर रहा है, एक ह्यूमन एरर होता है और एक डेलिबरेट एरर होता है। यानी इसको यूं सम अप करें, गलती हुई, पकड़ी किसने, एचएमआरसी ने, तो वो क्या करेगा, असेसमेंट शुरू कर देगा, 4 साल का डेटा खोद देगा। 4 साल का डेटा चेक किया और उसको लगा कि ये गलती जो हुई है वो जानबूझ के हुई है, डेलिबरेटली हुई है, तो वो 4 साल से 20 साल की तरफ बढ़ जाएगा। और जब 20 साल का डेटा एचएमआरसी चेक करेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा निकलेगा। अब जब ऐसा होगा तो फिर हो सकता है आपकी गलतियों की सबब आपको डिफॉल्ट इंटरेस्ट भी देना पड़े। क्यों डिफॉल्ट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है गलती की वजह से आपका टैक्स अंडर स्टेट हो गया हो। टैक्स अंडर स्टेट हो गया होगा तो आपको जो एचएमआरसी को नुकसान हुआ है वो आपको इंटरेस्ट उसका पे करना पड़ेगा। फिर एचएमआरसी ने आपको पकड़ा, 4 साल की असेसमेंट इशू की, आपके पास ऑप्शन है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल में जाओ और एचएमआरसी के डिसीजन को चैलेंज करो। जो एचएमआरसी का रिव्यू ऑफिसर आया था, चेक किया, उसको गलती मिली, उसने असेसमेंट इशू कर दी 4 साल की या 20 साल की, तो आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हो। और अपील करने के लिए आपके पास कितने दिन का टाइम है? 30 डेज का टाइम है। अब आपकी अपील मंजूर हो या ना हो, आपको एक स्टैंडर्ड पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी आपको डिफॉल्ट इंटरेस्ट भी देना है। एचएमआरसी ने जब गलती पकड़ ली तो आपको कितने फाइन होंगे? आपको 2 फाइन होंगे। एक होगा आपको स्टैंडर्ड पेनल्टी और एक आपको देना पड़ेगा डिफॉल्ट इंटरेस्ट। पेनल्टी इसलिए क्योंकि आपने रिटर्न गलत जमा करवाया, और फाइन इसलिए क्योंकि आपने एचएमआरसी को मॉनेटरी नुकसान दिया है। अगला है, गलती हो गई लेकिन एचएमआरसी ने नहीं पकड़ा। एचएमआरसी के आने से पहले या एचएमआरसी के इस चीज को पकड़ने से पहले आपने ही उसको गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर दिया। आपने अपनी गलती खुद गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर दी। अब वो गलती कितने की थी? तो यहाँ पे एक चीज है, वो गलती का वेटेज देखेंगे। गलती हमने खुद पकड़ी है और हम जाके एचएमआरसी को खुद से बताना चाहते हैं, तो क्या होगा? आप देखोगे गलती की वर्थ कितनी है। या तो गलती 10,000 पाउंड की है, या 1% ऑफ टर्नओवर सब्जेक्ट टू एन अपर लिमिट ऑफ 50,000। आप एक लिमिट टेस्ट करेंगे, 10,000 लिखेंगे और 1% ऑफ टर्नओवर आप लिखेंगे। 1% ऑफ टर्नओवर का जो भी आंसर आएगा, अगर वो 50,000 से कम है तो जो आ रहा है वो लिख देंगे, 50 से ज्यादा है तो 50,000 पे लॉक कर देंगे। 10,000 और 1% ऑफ टर्नओवर में जो हायर होगा वो आपकी बन जाएगी लिमिट। अब जो गलती है वो उस लिमिट से कम है, तो आपको क्या करना है? अगले वेट रिटर्न में गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर देना है, और आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड पेनल्टी देनी होगी। यानी 2 फाइन नहीं होंगे, 1 फाइन होगा, सिर्फ पेनल्टी देनी होगी और आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन गलती अगर मिनिमम लिमिट से ज्यादा है, ये मिनिमम लिमिट है, डी मिनिमम लिमिट है 10,000 या 1% ऑफ टर्नओवर। 1% ऑफ टर्नओवर का आंसर 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर गलती जो है वो मिनिमम लिमिट से ज्यादा की हो गई है तो फिर अगले रिटर्न में नहीं, सेपरेट नोटिफाई करना होगा और आपको डिफॉल्ट इंटरेस्ट देना होगा, प्लस आपको पेनल्टी भी देनी होगी, यानी दोनों फाइन देने होंगे। क्या बात हुई?
अगर HMRC हमारी गलती पकड़े तो गलती की साइज नहीं देखी जाती। HMRC डायरेक्ट 4 साल की असेसमेंट चेक करना शुरू करता है या कभी कभी 20 साल की असेसमेंट चेक करता है, उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। लेकिन आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, डिफॉल्ट इंटरेस्ट 2.75% के हिसाब से, और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। गलती खुद को मिल गई तो आप उसकी वेटेज देखोगे कि वो गलती मिनिमम लिमिट से ज्यादा है कि कम। अब मिनिमम लिमिट कैसे निकले, तो ये मिनिमम लिमिट का फार्मूला है ग्रेटर ऑफ 10,000 या 1% ऑफ टर्नओवर, जिसका आंसर 50,000 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अगर एरर की साइज डी मिनिमम लिमिट से कम है तो आपको अलग से गवर्नमेंट को नहीं बताना, अगले वैट रिटर्न में उसको लिख देना और स्टैंडर्ड पेनल्टी देके फारिग हो जाना। लेकिन अगर गलती का वेटेज मिनिमम लिमिट से ज्यादा है तो डिफॉल्ट इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और स्टैंडर्ड पेनल्टी भी देनी होगी, दोनों देने पड़ेंगे, लाइक HMRC ने पकड़ा उस तरह से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, बेला state the action Bella should take to correct these errors. Bella is a registered trader who prepare VAT return quarterly. क्वार्टर है हमारा एंडेड 30 जून का, 30 जून 2020। टर्नओवर 103,450 है। इसको कुछ गलतियां मिली, खुद ने गलतियां ढूंढी, HMRC नहीं आया है। पहला, Bella incorrectly record the total output VAT for the previous quarter as 45,590 when it should be 54,590। ट्रांसपोजिशन एरर है, नंबर आगे पीछे हो गए हैं। गलती खुद मिली, पहली गलती बताई। दूसरा, एंटरटेनमेंट ऑफ यूके कस्टमर हमें पता है उस पे इनपुट नहीं होता, इसने गलती से इनपुट क्लेम कर लिया है। और तीसरा, कंप्यूटर पे नो इनपुट वैट, नो इनपुट टैक्स was reclaimed on the purchase of computer in September 19 costing this plus VAT। एक कंप्यूटर खरीदा जिससे वैट लेना था लेकिन उसने नहीं लिया। अब जरा हम सॉल्व करते हैं, हम गलतियों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्या है, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है ना पहला, नंबर 1, समझिए खुद हो जाएगा आपसे। आउटपुट जो था वो 45 रिकॉर्ड किया, होना 54 था, यानी मैं कहूँ लाइबिलिटी 54,590 थी, इसने 45,590 से रिकॉर्ड की। कितने से लाइबिलिटी कम रिकॉर्ड की, 9,000 से। तो जब आपको गलती पता चल गई है तो HMRC को नोटिफाई करोगे तो कितने आप बोलोगे, भाई मैंने पिछले दफा, अब वो आपकी मिनिमम लिमिट से क्या है वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन एक जनरल बात क्या है, अगर गलती मिल जाए तो अच्छे लोग क्या करते हैं, बताते हैं भाई मुझसे ये गलती हो गया, अब इसको सुधार लो। कि भाई मुझे 54,000 वैट देना था, मैंने 45 दिया तो 9,000 मैंने कम दे दिया है, भाई 9,000 ले लो, तो ये मेरा एक्सपेंस बढ़ा या लाइबिलिटी बढ़ी। इनपुट रॉन्गली क्लेम, रिक्लेम, मैंने इनपुट नहीं लेना था क्योंकि हमें पता है कि इंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर पे इनपुट, यानी बाहर के कस्टमर से सप्लायर का इंटरटेनमेंट पे और स्टाफ वो कहीं का भी हो उस पे इनपुट होता है, यूके के कस्टमर्स की इंटरटेनमेंट पे इनपुट नहीं होता। गलती से आपने इनपुट क्लेम कर लिया, यानी अपनी लायबिलिटी पिछली दफा कम कर ली, तो अब इस दफा लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और इनपुट नॉट क्लेम्ड, कंप्यूटर के ऊपर आपने इनपुट क्लेम ही नहीं किया। 1680 प्लस वेट, प्लस वेट का मतलब क्या होता है, इसमें वेट शामिल नहीं है, नेट अमाउंट है तो वेट की अमाउंट हम निकाल लेते हैं। यानी ये मेरा इनपुट टैक्स है, मेरी लायबिलिटी को कम करेगा। माइनस क्यों किया, सर 9,000 गलती से कम दिया था, अब देना है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, देना है। 180 गलती से गवर्नमेंट से हमने इनपुट ले लिया था, वो इनपुट कैंसिल करवाना है यानी देना है। और इनपुट लिया नहीं था, इनपुट ले रहे हैं यानी गवर्नमेंट से लेना है। नेट 8844, ये क्या है मेरा, नेट एरर्स, नेट एरर जिसकी वजह से मेरी लायबिलिटी, यानी ये मेरा वैट पेएबल है या अंडर स्टेटेड वैट है जो मैंने पिछले क्वार्टर में कम पे किया है। अब देखेंगे लिमिट, लिमिट का क्या नाम है, डी मिनिमाइज लिमिट, ठीक है, डी मिनिमाइज लिमिट। उसका रूल क्या था, ग्रेटर ऑफ नंबर 1
10,000। और नंबर 2, 1% ऑफ टर्नओवर रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम आंसर ऑफ 50,000, यानी 1% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर बताया है क्या आ रहा है, 50,000 से कम आ रहा है, तो जो आ रहा है वही ले लिया। इन दोनों में से 103435 आ रहा है। इन दोनों में से हमने ग्रेटर ऑफ निकाला, यानी मेरे पास आ गया 10,000 फाइनल आंसर। कि भाई हायर ऑफ लेना है, ग्रेटर लेना है, तो ग्रेटर इन दोनों में 10,000 है। अब मैं क्या करूं, मैं बताऊंगा उसको कि मेरी गलती जो है, मेरा एरर का साइज जो है, नेट एरर ऑफ 8844 जो है वो बिलो है किससे, डी मिनिमाइज लिमिट ऑफ हायर ऑफ जो आंसर आया था वो था 10,000। तो बेला को क्या करना चाहिए, बेला शुड सेपरेट नोटिफाई के अगले रिटर्न में ऐड कर ले, तो अगले रिटर्न में वो ऐड कर लेगी। सिंपल, इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एरर ऑन हर नेक्स्ट वैट रिटर्न। हमारा ये क्वार्टर जो था वो कौन सा था, 30 जून का था। तो अगला क्वार्टर, यानी ये गलतियां पिछले क्वार्टर की हैं, यानी 30 जून पे तो अब हम खड़े हैं। जब हमें गलतियां पता चल गई ये पिछले क्वार्टर की हैं, तो हम 30 जून के क्वार्टर में इसको ऐड कर लेंगे, जिसकी वजह से अगली लाइन हम क्या लिखेंगे कि हमारी वैट पेएबल जो है वो 8844 से बढ़ जाएगी। तीसरी लाइन हम ये लिखेंगे कि ये गलतियां जो हैं वो डी मिनिमस लिमिट से कम है, इसलिए डिफॉल्ट इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। चौथी बात हम ये लिखेंगे कि स्टैंडर्ड पेनल्टी जो है वो चार्ज होगी। क्यों, क्योंकि आपने गलत रिटर्न जमा करवाया था, इसलिए आपको जो है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक बात और है, गवर्नमेंट फेवर करती है कि पेनल्टी जो है ना वो कैन बी रिड्यूस्ड। जो स्टैंडर्ड पेनल्टी है जो थोड़ी देर बाद आप पढ़ेंगे वो रिड्यूस हो सकती है अगर HMRC समझे कि नहीं यार ये बेला की जो गलती थी ये जेन्युइन ह्यूमन एरर था, ये डेलिब्रेट नहीं था, तो फिर वो पेनल्टी को कम भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाए। हमें पता है इंटरेस्ट का रेट जो है वो 2.75 है, जिस तरह इंडिविजुअल में करते थे उसी तरह यहाँ पे होगा। HEM लिमिटेड क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन नंबर है 22। पूछा गया है रेट है 2.75, कैलकुलेट आपने करना है चार्ज। सबसे पहले आपको वैट का नॉर्मल डेट्स पता होनी चाहिए कि 1 महीना 7 दिन बाद पे करना होता है। डिस्कवर क्वार्टर एंड है, क्वार्टर एंड है 31 मई 2020। अब हुआ क्या, इट मेड एन एरर ऑन इट्स वैट रिटर्न और आउटपुट जो है वो 12,800 से अंडर स्टेट हो गया और ये मिनिमाइज लिमिट से ज्यादा था, लिखा हुआ है ना, मिनिमाइज लिमिट से ज्यादा था। जब मिनिमाइज लिमिट से ज्यादा हो एरर का साइज, एरर साइज ग्रेटर देन, मैं सिर्फ लिमिट लिख देता हूँ पेपर में, आपकी मिनिमस लिमिट पूरा लिखिएगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको डिफॉल्ट इंटरेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनल्टी दोनों देने होते हैं। लेकिन अगर आपका एरर साइज दी मिनिमस लिमिट से कम हो तो फिर सिर्फ स्टैंडर्ड पेनल्टी देनी पड़ती है, जो कि माफ भी हो सकती है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। यहाँ पे तो खुद का है कि लिमिट्स आपने डी मिनिमस लिमिट से ज्यादा की गलती की है तो आपको देना पड़ेगा। 12,800 से आपने वैट को अंडर स्टेट किया है, तो 12,800 पे आपको 2.75 यानी जितना आपने कम
अमाउंट दिया है गवर्नमेंट को, उसके आपको इंटरेस्ट यानी 2.75 पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। अब क्या आप पूरा साल इसको लेके बैठे रहे, क्या आपने डिस्क्लोज किया और या HMRC ने पकड़ा और आपने इसको पे कर दिया? तो लिखा हुआ है कंपनी ने खुद ही HMRC को बता दिया और 7 अक्टूबर को पे ऑफ कर दिया। अब जरा देखिए कितने महीने होते हैं, हमें पे कब करना चाहिए था। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है क्वार्टर एंड, तो इसके लिए जो डेट होती है ड्यू डेट वो है 1 मंथ एंड 7 डेज, मतलब 31 में है ना, तो जून छोड़ दिया, 7 जुलाई 2020 जो है वो ड्यू डेट थी रिटर्न की, और किसकी, रिटर्न की भी और पेमेंट की भी। लेकिन इसने पेमेंट कब की, गलती को कब सुधारा, 7 अक्टूबर 2020 में। यानी कितने महीने इसने गलती के साथ गुजारे, तो जुलाई से अक्टूबर, तो जुलाई अगस्त, जुलाई से अक्टूबर कितने महीने होते हैं, अगस्त सॉरी जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना, अगस्त के तो 7 दिन है, 7 दिन कुछ भी नहीं है। 3 मंथ्स इसने आपके अंडर स्टेटमेंट के साथ गुजारे और फिर जाके उसने जो गलती थी उसका इजाला कर दिया, यानी गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो 3 मंथ्स जो आपने गलत अपने पास पैसा गवर्नमेंट का दबा के रखा, गवर्नमेंट को लॉस दिया, उस पर आप गवर्नमेंट 2.75 के हिसाब से इंटरेस्ट कमा सकती थी, आपकी वजह से गवर्नमेंट ने कमाया नहीं, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू गवर्नमेंट। क्वेश्चन 23 है, ये है आपका असाइनमेंट, इसको सॉल्व करेंगे और व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करेंगे। अब आता है कुछ ओवरसीज एक्सपेक्ट्स। ओवरसीज एक्सपेक्ट्स क्या हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यूके ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन से लेफ्ट कर चुका है। हमारा टैक्स ईयर जो है इससे पहले यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, लेकिन वैट की ट्रांजैक्शन जो है ब्रिटेन एग्जिट, BR एग्जिट जो आप सुनते हैं, यह है ब्रिटेन एग्जिट। ब्रिटेन के एग्जिट के बावजूद ये अभी चल रहा है, और कब तक चला, 31 दिसंबर 2020 तक चला। लेकिन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं जून 21 से मार्च 22 तक, इसमें ये यूरोपियन यूनियन के रूल्स कवर हो रहे हैं। यानी यूँ कह लें कि आपके बाद आने वाले लोग जो हैं, यानी मार्च 2020 के बाद जो टैक्स ईयर 21-22 का टैक्स हमसे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो लकी होंगे कि उनको यूरोपियन यूनियन के अलग रूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आप मजबूर हैं, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। इंपोर्ट अगर हम करते हैं यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री से, यानी यूके में आप बैठे हैं, ट्रेडर हैं, और यूके से आप माल इंपोर्ट करते हैं यानी बाहर भेजते हैं। अब वो बाहर कहाँ भेजते हैं, यूरोप के ही किसी दूसरे कंट्री में भेजते हैं। पोलैंड में भेज दिया, सही है, स्लोवेनिया में भेज दिया, बॉस्निया में भेज दिया, तो क्या होगा, तो समझ लीजिए थ्योरी है। गुड्स के केस में होगा वैट, गुड्स पे चार्ज होगा, वैट इज चार्ज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द EU, imported from outside the EU as if it were a custom duty। यानी वैट हमें देना पड़ेगा। नॉर्मली हम ये समझेंगे कि भाई यूरोप यूनियन से बाहर से जिस तरह से माल आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी होती है, यूरोपियन यूनियन के अंदर अंदर जो माल ट्रांसफ़र होता है उस पर कस्टम ड्यूटी माफ़ है, तो उस पर वैट लग जाता है, वैट लाइक अ कस्टम ड्यूटी। और ये कहाँ पे होता है, जैसे ही वो इंपोर्ट की प्लेस पे माल पहुंचता है, जैसे पोर्ट या एयरपोर्ट पे, वहाँ पे ये वैट चार्ज होता है और पे हो जाता है। अप्रूव जो ट्रेडर्स होते हैं वो सारे का सारा वैट अपनी इंपोर्ट्स पे ड्यूटी डिफरमेंट सिस्टम के जरिए पे करते हैं। थ्योरी है, ठीक है। इसके लिए उनको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, बैंक गारंटी के बाद वो अकाउंट खुलता है, और फिर उनके पास 15th ऑफ द मंथ नेक्स्ट जो यानी जिस महीने आपने इंपोर्ट की है उसके अगले महीने की 15 तारीख तक का टाइम होता है कि आप जो है वो इसको पे करें।
वरना अगर आप ये अकाउंट नहीं खुलवाते तो आपको जैसे ही इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट के टाइम पे वैट देना होगा। अब नेक्स्ट बात है, the VAT paid on importation can be reclaimed as input VAT on the VAT return for the period during which the goods were imported। जब आप इंपोर्ट करते हैं, आप आउटपुट वेट पे कर, आपको वेट देना पड़ता है, तो उस पे जो इनपुट बनेगा परचेजिंग के ऊपर, वो तो आप परचेजिंग की इनपुट पे नॉर्मली ट्रीट करेंगे। फिर सर्विसेज, ट्रीटमेंट ऑफ सर्विसेज जो आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन से ली जाती हैं उनका, और यूरोपियन यूनियन में सर्विसेज लेने का ट्रीटमेंट सेम है, जो कि आपको थोड़ी देर बाद नजर आएगा। अगला है एक्सपोर्ट्स आउटसाइड ईयू। अभी हमने जो बात की थी वो थी इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द ईयू, अब है एक्सपोर्ट आउटसाइड ईयू। अब यूरोपियन यूनियन से बाहर आइटम बेचते हैं, तो एक्सपोर्ट जो आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन होती है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को करती है प्रमोट, इंपोर्ट को करती है इंपोर्ट को गवर्नमेंट जो है वो कभी भी पसंद नहीं करती, इसलिए इंपोर्ट पर उन्होंने वैट लगाया हुआ है। एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट लाइक करती है, तो एक्सपोर्ट को उन्होंने कर दिया है जीरो रेटेड। द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी यूरोपियन यूनियन से आप बाहर बेचोगे, अब वो कोई भी आइटम हो, यूके के अंदर वो स्टैंडर्ड रेटेड है, लेकिन अगर वो यूके के बाहर बेचोगे, लेकिन यूके के बाहर यूरोप में नहीं, हाँ यूके के बाहर का मतलब है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, जो यूरोप से बाहर के कंट्रीज, अमेरिका इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो वो आइटम जो यूके के अंदर जीरो रेटेड थी, वो जैसे ही आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन सेल होगी तो वो जीरो रेटेड बन जाएगी। ये फेवरेबल बात है कि एक्सपोर्टर को इस पे फायदा होता है। ठीक है, सर्विसेज जो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन दी जाती है वो हमारे वैट के स्कोप से बाहर है। ट्रांजैक्शंस, अब आते हैं हम यूरोपियन यूनियन के अंदर। अभी हमने बात की इस पेज पे आउटसाइड यूरोपियन यूनियन, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पे वैट देना है, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है। ट्रांजैक्शन विद इन यूरोपियन यूनियन, एक टेबल है, यूरोपियन यूनियन में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, सप्लाई जो है इज जीरो रेटेड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। जो कंट्री से वो जाती है, माल जहाँ से जाता है, B2B ट्रांजैक्शन है ना, बिजनेस टू बिजनेस है, तो वो जीरो रेटेड है जिसने दिया। वैट चार्जेबल होता है एट द अप्रोप्रिएट रेट इन द फोर्स इन कंट्री ऑफ डेजिग्नेशन, जहाँ माल पहुंचता है वहां पे सिर्फ वैट चार्ज होता है। अकाउंटिंग कैसे होगी, सप्लायर को आउटपुट नहीं देना क्योंकि वो सेल कर रहा है यूरोपियन यूनियन में, वो जीरो रेटेड है। कस्टमर को देना है टैक्स, और वैट रिटर्न में उस अपने मुल्क के हिसाब से वो उसकी वर्किंग करेगा। यूरोप में 20, यूके में 20% है, तो हो सकता है पोलैंड में इसकी परसेंटेज 20 ना हो, कुछ और हो, तो अपने कंट्री के हिसाब से उसको वैट देना होगा। वैट सफर्ड बाय कस्टमर, जो वो वैट दे रहा है वो बाद में जब इन चीज़ों को आगे बेचेगा तो फिर उस पर इनपुट करके क्लेम कर लेगा, यानी वो उसको कवर कर सकता है। 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ, जब वो चीज़ यूके में आई है आपको वैट देना होगा, यानी इसका टाइम पीरियड है कि जिस महीने में आई है उस महीने के बाद जो 15 तारीख आती है वो आपका लास्ट डेट है। सर्विसेज के केस में रूल जो है वो सेम है, ऊपर भी और यहाँ पे भी, यानी यूरोपियन यूनियन के बाहर भी और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी। सप्लाईज सर्विसेज टू ओवरसीज बिजनेस कस्टमर, आपने बाहर ओवरसीज जो है वो बिजनेस के लोगों को सर्विसेज दी, तो वैट क्या होगा, वैट आउटसाइड द स्कोप ऑफ, सॉरी ये जो है वो ट्रांजेक्शन वैट के स्कोप से बाहर है। आपने सर्विसेज दी यूरोपियन यूनियन से बाहर, आपने सर्विसेज दी यूरोपियन यूनियन से बाहर, तो ये वैट के स्कोप से बाहर है। आपने सर्विसेज हासिल की यूरोप के किसी कंट्री से, यानी इसको यूं समझ लें, एक एग्जांपल ले लें कि प्लेस ऑफ सप्लाई यूके है, तो क्या होगा, यूके का जो बिजनेस होगा वो टैक्स देगा यूके के रेट के हिसाब से, यूके के वैट रिटर्न, और फिर जब वो इस सर्विसेज को अवेल कर लेगा तो उसमें वो इनपुट टैक्स परचेज के नाम पे क्लेम कर लेगा।
टाइम ऑफ सप्लाई फॉर क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज, फॉर सिंगल सप्लाईज टैक्स पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, जब सप्लाई पूरी हो जाए, यानी सर्विसेज या तो मिल जाए या उनकी पेमेंट हो जाए, ये जो है वो फॉरेन ट्रांजैक्शन में बनता है टैक्स पॉइंट। फिर आता है एक आखिरी टॉपिक जिसको कहते हैं ग्रुप एक्सपेक्ट्स। कंपनीज का ग्रुप हमने पढ़ा है, 75% ग्रुप, 50% ग्रुप। कंपनीज जो एक कॉमन कंट्रोल के अंदर होती हैं वो वैट की ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ग्रुप रजिस्ट्रेशन का मतलब एक ग्रुप की अपनी वैट रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन इसके लिए रूल ये है कि सारी की सारी कंपनीज का बिजनेस जो है उसकी प्लेस जो है वो यूके होनी चाहिए। वैट ग्रुप एक सिंगल कंपनी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा वैट के पर्पस के लिए। ग्रुप की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ग्रुप ऑफ कंपनीज चाहें तो करवाएं और फिर सब कंपनियों का एक ही वैट रिटर्न जमा करवा दें, और चाहें तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। इससे होगा क्या, एक कंपनी जब देखें, जब आप ग्रुप रजिस्टर कर लोगे, एक वैट करोगे, तो अगर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है जैसे कंसोलिडेशन में पढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी। यानी इसका एडवांटेज क्या है, इंट्रा ग्रुप सप्लाईज जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, यानी डुप्लीकेशन ऑफ वैट। ये एक मेरी मेरी दो कंपनी है, एक कंपनी दूसरी को सेल कर रही है, और तो एक सेल कर रही है तो दूसरी वहां से परचेज कर रही है। एक में मैं आउटपुट दे रहा हूँ, दूसरे में इनपुट क्लेम कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन मैं दो जगह टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो इससे मैं बच जाऊंगा। यानी मैं इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दूंगा। और 10 कंपनियां हैं मेरे पास, जो 10 वैट रिटर्न बनाने के लिए 10 अकाउंटेंट की जगह में एक बंदा रखूंगा जो सारी कंपनियों का, या दो बंदे रखूंगा जो सारी कंपनियों का वैट का काम कर देंगे, जिससे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कवर हो जाएगी। अब डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वैट ग्रुप रजिस्टर्ड है और गलती किसी एक कंपनी के डेटा में हो गई है, तो रिटर्न तो सबका एक साथ जमा होना है, तो सारी की सारी कंपनियां जो है वो रगड़े में आएंगी। यानी अगर फाइन वगैरह वो लगाएंगे, पेनल्टी वो लगाएंगे एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो फिर सारी कंपनियों का टर्नओवर ज़्यादा होगा, जिसमें गलती हो सकती है। और जब आप 10 कंपनियों का एक वेट रिटर्न बनाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, ईजीनेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो बच रही है लेकिन काम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो गाइस, ये था हमारा वैल्यू एडिड टैक्स का टॉपिक, जिसको हमने वेट सीरीज का नाम दिया, और ये वेट सीरीज आपके लिए रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।